मैं नवल कुमार नवल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि मेडिवल इंडिया का यानी कि मध्यकालीन भारत का सीरीज चल रहा था, ठीक है, स्पेशल बीपीएससी के लिए। उसमें हम लोग मोहम्मद गजनबी को पढ़ लिए थे लोग, ठीक है। उससे आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग। आज का टॉपिक है मोहम्मद गोरी, उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी युद्ध उसने किया भारत के क्षेत्र में, उसको आज हम लोग घटनाक्रम से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है दिखने वाले हैं लोग। तो इसको शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मोहम्मद गोरी, अगर वंश का बात किया जाए, वंश का, तो इसका वंश था संसवानी वंश। संसवानी वंश, आपको पता है कि एक के बाद एक जो है अरब के आक्रमणकारी, गजनबी के आक्रमणकारी, यानी कि जो भी अरब प्रदेश से थे भारत में, जो है पंजाब के क्षेत्र से, यानी कि पश्चिम के क्षेत्र से भारत में निरंतर क्या करते हैं, निरंतर आक्रमण करते रहते हैं। और अब किसी का उद्देश्य धन लूटना होता है, किसी का उद्देश्य मुस्लिम शासक की स्थापना करना होता है, किसी का उद्देश्य जो है मूर्ति तोड़ना होता है। उसी के क्रम में जो है एक और मुस्लिम शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, उसके वंश का बात किया जाए तो संसवानी वंश था, ठीक है। उसका अगर परिचय, अगर संस्थापक का बात किया जाए इस वंश का, तो कुतुबुद्दीन हसन था, इस संस्थापक था। इसका क्या था? संस्थापक था। और इसी वंश का जो है सबसे योग्य शासक का बात किया जाए, सबसे शक्तिशाली शासक जो होता है मोहम्मद गोरी होता है। इसी वंश का सबसे योग्य यानी कि शक्तिशाली शासक के रूप में मोहम्मद गोरी उभर कर सामने आता है। अगर ये जो है गोर प्रदेश का शासक था, गोरी जो था गोर प्रदेश का शासक था। गोर प्रदेश का बात किया जाती है, था कहा, तो एक गजनबी का अधीन एक छोटा सा प्रांत था। गजनबी का अधीन एक छोटा सा क्या था, राज था या प्रांत था। वहां का ही शासक जो है 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी वहां का शासक बनता है गौर प्रदेश का। जैसे ही मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके अधीन जो भी छोटे छोटे राज्य थे खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में है जो गौर प्रदेश का जो शासक था मोहम्मद गोरी, वो भी खुद को क्या करता है, शक्तिशाली महसूस करता है और खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गौर प्रदेश किसके अधीन था, तो गजनबी का अधीन था, ठीक है। वहां का शासक कौन था, तो मोहम्मद गोरी था। उद्देश्य का बात की जाए, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम राज की स्थापना करना। जैसे कि मोहम्मद गजनबी का उद्देश्य था लूट करना, यानी कि धन को लूट कर ले जाना। उसी क्रम उसने बहुत बार आक्रमण भी किया। और क्या किया, इसका कभी उद्देश्य नहीं था मोहम्मद गजनबी का कि हम भारत में मुस्लिम वंश का स्थापना करें। उसका उद्देश्य था पैसा लूटना और भारतीय मूर्ति को, यानी कि भारतीय जो विरासत है, संस्कृति है, उसको नष्ट करना। लेकिन इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज की स्थापना करना मोहम्मद गोरी का। इसी क्रम में आगे देखिएगा, तो मोहम्मद गोरी जो है प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में करता है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में उस समय अखंड भारत था, तो पाकिस्तान भी था जो है इंडिया के ही अंतर्गत था। तो उसी पाकिस्तान के जो पंजाब क्षेत्र था, पंजाब प्रांत यानी कि राज्य जिसे कहा जाता है पंजाब प्रांत, ठीक है, उसी के पास में एक मुल्तान नाम का जगह है। वहीं पर प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी करता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहाँ किया था, तो मुल्तान पर कब किया था, तो अगर डेट पूछे तो 1175 ईस्वी। इसी क्रम में है उसने गुजरात पर आक्रमण किया 1178 ईस्वी में, ठीक है। स्थान का बात किया जाता, स्थान का नाम पाटन था। स्थान का नाम क्या था, पाटन था। और ये जो आक्रमण था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए गुजरात में किस वंश का शासक था, तो चालुक्य वंश का शासक था। वहां का शासक था भीम द्वितीय, या उसी का नाम क्या है, मूल राजदूती। इसे बघेल भीम भी कहा जाता है। और उसकी माँ जो है यह भी योग्य नहीं था, बड़ा नहीं हुआ था, तो उसके शासनकाल चलाने में उसकी माँ नाइक देवी जो है उसकी मदद करती थी। किस गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था, शासक कौन थे, भीमदेव या मूल राजदूती, नाइक देवी का शासन था। जो है मोहम्मद गोरी जो है वहां पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है, भारत से गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण करता है। लेकिन वहां पर जो है यहाँ का शासक भीम द्वितीय या मूल राजदूती जो है बहुत साहस से इसका क्या करते हैं, सामना करते हैं मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी का ही भारत में प्रथम पराजय था। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम पराजय कौन सा था, कहां था, तो गुजरात के आक्रमण जब किया था 1178 ईस्वी में, तो मोहम्मद गोरी का पराजय का सामना करना पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। भीम द्वितीय किस वंश से संबंधित था, तो चालुक्य वंश से संबंधित था। फिर से देख लीजिए, पहला आक्रमण इसने 1175 ईस्वी में किया मुल्तान क्षेत्र पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरा आक्रमण गुजरात में करता है, इसकी हार हो जाती है 1178 ईस्वी में। वहां का शासक कौन था, भीम द्वितीय था। क्वेश्चन पूछता है किसने मोहम्मद गोरी को हराया था, तो मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। उसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, लोग जब गुजरात में इसकी हार हो जाती है तो फिर वहां से लौटता है और भारत के पंजाब क्षेत्र की ओर, यानी कि राजस्थान क्षेत्र की ओर और दिल्ली के क्षेत्र की ओर जो है मोहम्मद गोरी रुख करता है, आगे की ओर बढ़ता है। इसी क्रम में
इसी क्रम में तराइन के मैदान के पास जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है। डेट अगर पूछा जाए तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान कहिए, पृथ्वीराज तृतीय कहिए। और पृथ्वीराज तृतीय का वंश का बात किया जाए तो ये चौहान वंश का शासक था, और चौहान वंश में अजमेर यानी कि राजस्थान और दिल्ली का शासक करता था। दोनों का शासन सत्ता जो है पृथ्वीराज तृतीय ही संभालता था। अब देखिए, मेनली शासक था अजमेर का, लेकिन इसका ममहर जो था, इसके मामा जी का घर यानी कि नाना जी का जो घर था वो क्या था? दिल्ली में था। तो दोनों शासन सत्ता जो है चौहान वंश के ही अंतर्गत था। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान इसकी देखरेख करता था, यहाँ पर शासन करता था। तो तराइन का प्रथम जो युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता है, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस यानी कि इसके बीच मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। जीत इसलिए होती है क्योंकि इसके अगल बगल के जो भी शासक थे क्या करते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के राजपूत जो शासक थे सहयोग करते हैं, और पृथ्वीराज तृतीय जो है क्या हो जाता है? जीत जाता है। जीत के बाद जो इसको लगता है कि मोहम्मद गोरी क्या हो गया? वापस चला गया, फिर नहीं आएगा, ये अपने कार्यकाल में लग जाते हैं, अपने मौज मस्ती में लग जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है दोबारा आक्रमण करता है पूरी तैयारी के साथ, और वह आक्रमण जो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से उसे जाना जाता है। 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय बोलिए या चौहान बोलिए, इनको चौहान भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें क्या होती है? मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी के जो है इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, और जो है पृथ्वीराज तृतीय मारा जाता है। अब बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज तृतीय मरता नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय आगे चलकर जो है मोहम्मद गोरी से बदला लेता है और मोहम्मद गोरी को मार देता है। बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु मोहम्मद गोरी ही कर देता है। ये अलग का बात है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन दो यहाँ से बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तराइन द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस जीत के बाद अगर कहा जाए तो पृथ्वी जो भारत पर मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था मोहम्मद गोरी था, यानी कि भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना कौन करता है? मोहम्मद गोरी करता है। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। क्योंकि जो भारत था अनेक छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, वहां छोटे छोटे प्रांतों पर राजपूत जो शासक थे शासन करते थे, इनका आपस में ही संघर्ष होता रहता था। कहने का मतलब है कि भारत में एक जो दृढ़ शासक कोई नहीं था जिसके कंट्रोल में पूरा भारत हो, ऐसा नहीं था। सब छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए थे और छोटे छोटे बात के लिए आपस में इनका संघर्ष होते रहता था। तो इस संघर्ष के दौरान कोई भी विदेशी आक्रमणकारी को यह फायदा हो जाता था कि क्या करता था? आक्रमण करता था और छोटे छोटे प्रांत को अकेले अकेले करके क्या करता था? जीत लेता था। ये जो था इंडिया के लिए, भारत के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहा कि कोई भी दृढ़ शासक उस समय नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय इसी क्रम में क्या होता है? हार जाता है। इसके पीछे भी कहानी कि पृथ्वीराज तृतीय आखिर हारता क्यों है? राजपूत जो थे, राजपूत वंश इसका सहयोग नहीं करता है, क्योंकि ये जो थे ये इनसे जो खटपट हो जाता है, बाकी सब राज्य से इनका नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रथम युद्ध में सब सही था, तराइन के प्रथम युद्ध में तो सब सहयोग करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है। लेकिन द्वितीय में इनका साथ नहीं देते हैं और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। इसी क्रम में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गोरी करता है। गोरी को मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक का बात किया जाए तो वह कौन था? मोहम्मद गोरी था। इसी क्रम में जो है चंदवार का युद्ध होता है। चंदवार का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद। कन्नौज का शासक जो था जयचंद, वही जयचंद जिसकी बेटी को क्या स्वयंवर से मोहम्मद गोरी, जयचंद की बेटी को पृथ्वीराज तृतीय जो है उठाकर लाते हैं। इसी खीस में जो है जयचंद क्या करता है? इनका साथ नहीं देता और मोहम्मद गोरी का साथ देता है, जिसे पृथ्वीराज तृतीय द्वितीय तराइन के युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि हम पे आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 साल जस्ट बाद 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद की हार हो जाती है। जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। और मोहम्मद गोरी का अंतिम बार अगर भारत यात्रा कहा जाए कि अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया, तो डेट था 1205 ईस्वी में, और खखड़ जनजाति से मुकाबला करता है 1205 ईस्वी में, जिसे खोखर जनजाति या खखड़ जनजाति कहते हैं। और
जब मोहम्मद गोरी वापस लौटता है इनसे युद्ध करने के बाद, ठीक है, तो रास्ते में फिर संघर्ष होता है और यही जनजाति जो है इसकी हत्या के कारण मरते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी को 15 मार्च 1224 में। अगर स्थान पूछिए तो दमचक, स्थान बहुत कम पूछता है, बस मृत्यु पूछता है कि मृत्यु कब हुई थी, तो 15 मार्च 1224 में। सिर्फ 1206 आप याद रखिए, इससे आपका काम हर एग्जाम में हो जाएगा। ये जो भी वीडियो आपको बनाया जा रहा है, एक नंबरिया पढ़ाया जा रहा है, ये बीपीएससी मुख्य बीपीएससी को जो है मुख्य लक्ष्य लेकर इस वीडियो को पढ़ाया जा रहा है। बाकी सब एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मेनली जो है बीपीएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। खक्खर जनजाति से मुकाबला करते समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी के 2 सेनापति थे। 2 सेनापति कौन कौन से, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बख्तियार खिलजी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर बात किया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के मरने के बाद जो है शासन सत्ता संभालता है, लेकिन खुद को शासक घोषित नहीं करता है और गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में करता है और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। लाहौर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है, वहां से शासन सत्ता संभालता है। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसी में हम लोग गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश को बहुत अच्छा से कुतुबुद्दीन ऐबक को उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना जानिए कि मोहम्मद गोरी के 2 गो सेनापति थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आगे चलकर दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश सब एक ही वंश का नाम है। 1206 ईस्वी में ये स्थापना करता है, लाहौर को राजधानी बनाता है और दिल्ली क्षेत्र में शासन करता है। दूसरा था बख्तियार खिलजी, जो दिल्ली के क्षेत्र से निकल कर आगे आता है और बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल में बिहार में क्या करता है, अपना युद्ध अभियान चलाता है और बंगाल बिहार को जीत लेता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है बिहार स्पेशल में कि बिहार के इतिहास में कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो बख्तियार खिलजी। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बख्तियार खिलजी। और बिहार के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करता है, ये जलाकर राख कर देता है। कौन, ये बख्तियार खिलजी। और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन जो सेन वंश का संस्थापक था, उसको हराकर बंगाल को जीतता है, बिहार को जीतता है और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी क्या करता है, जला देता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था, मोहम्मद गोरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हम आगे पढ़ेंगे लोग किसमें, दिल्ली सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत में जो है इसको हम लोग बाकी जो भी वंश है इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे लोग। तो ये जो था मोहम्मद गोरी से संबंधित सब जानकारी था, ठीक है। इसके आगे जो आएगा राजपूत वंश हम लोग पढ़ेंगे लोग। राजपूत वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। ये वीडियो एकदम कंटिन्यू रहेगा और मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो आपको सप्ताह में 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। अगर ये जानकारी प्रयास हमारा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कीजिए लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा लोग, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं।